and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. In today's video, we are gonna take a poem, Amanda, from your textbook First Flight. Amanda is a story of a 12 or 13-year-old girl who feels that she is controlled and instructed not to do anything of her wish by her mother. At this very raw edge, most of the teenagers have the same feeling. You may relate to Amanda quite easily, as many of you have the same feeling as Amanda have. So let's begin. Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit straight up, Amanda. अब यहाँ जो Amanda है, जो उनकी मम्मी है, उनको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चीजें बता रही है. सबसे पहले तो जैसे ही अमेंडा ने अपने दांतों से अपने नाखून चबाना शुरू किए, वैसे ही उनकी मम्मी ने उनको टोका और सीधा ही अमेंडा को बोला कि भाई तुम्हारे नाखून चबाना बंद करो. डोंट हंच योर शोल्डर्स. डोंट हंच योर शोल्डर्स माने क्या? हंच वैसे एक फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, हिंदी में उसे कुबड़ बोलते हैं, और जिसको हंच रहती है बैक पे या शोल्डर पे तो बहुत सारे लोग उसे कुबड़ा बोलते हैं. नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन ये एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है. अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हंच के बारे में मालूम पड़ेगी. लेकिन यहाँ एमेंडा को कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस तरह से बिहेव कर रही है कि जैसे उसे कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है. वो अपना फिजिकल जेस्चर ही कुछ इस तरह से रखती है कि उसकी जो भी शोल्डर की पोजीशन है, वो शोल्डर की पोजीशन कैसी दिख रही है? हम्पी दिख रही है. तो यहाँ हंच का मीनिंग क्या है? तो यहाँ हंच का मीनिंग इतना ही है कि अ हम्पी पोजीशन ऑफ शोल्डर्स. तो जब भी वो हम्पी पोजीशन ऑफ शोल्डर्स यानी कि हंच से चलती है तो उनकी मम्मी उनको टोकती है कि इस तरह से तुम्हें चलना नहीं है अमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट. कई बार हम लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि जब भी कभी हम काउच पे बैठे होते हैं या पलंग पे बैठे होते हैं या किसी भी कोई सोफे पे अगर बैठे होते हैं तो हम बिल्कुल स्लाउचिंग पोजीशन में बैठते हैं. स्लाउचिंग माने क्या? तो इन अ सीट इन अ वेरी लेजी और ड्रूपिंग वे, आई कैन से दैट. तो हम लोग क्या करते हैं कि बस यूं पूरा फैल के बैठे हुए होते हैं. ओके, तो एमेंडा को भी कुछ इस तरह की ही आदतें लगी हुई है. तो एमेंडा जब ऐसी कोई स्लाउचिंग पोजीशन में बैठती है तो वो डिसिप्लिन नहीं लगती, तो उनकी मम्मी आके उनको दोबारा टोकती है कि आपको इस तरह से स्लाउचिंग पोजीशन में यानी कि ड्रूपिंग वे में आपको बैठना नहीं है. कम ऑन, सिट अप एंड सीट स्ट्रेट. जो डिसिप्लिन वाली मैनर होती है उस तरह से बैठो. तो यहां मम्मी क्या कर रही है? यह मम्मी बात बात पे एमेंडा को टोक रही है. अब एमेंडा क्या सोचती है? इतना सारा उसकी मम्मी अगर उसे टोक रही है तो एमेंडा भी कुछ सोचती तो होगी ना. 12-13 साल की लड़की है, लेकिन वो उसकी भी कुछ सोच तो रही होगी. अब देखो एमेंडा जब उनकी मम्मी उनको टोकती है तो एमेंडा की सोच क्या है वो भी देखने वाली है. ओके, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the soul inhabit and is me, a mermaid ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली. अब आप जानते हो कि 12-13 साल की अगर वो लड़की है तो उसने बहुत सारी फेरी टेल्स पढ़ी होंगी, और जब भी लड़कियां, बुरा मत माना लड़कियां, लेकिन जब भी लड़कियां फेरी टेल पढ़ती है तो वो अपने आप को फेरी से कम नहीं समझती. तो ये अपनी जो लड़की एमेंडा है उसने भी बहुत सारी फेरी टेल्स पढ़ी हुई है, तो उस फेरी टेल्स को वो याद करती है और वो ऐसा ही सोचती है कि यार मम्मी बार बार मुझे टोकती रहती है, मैं तो गलत जगह पे फंस गई हूं. मुझे तो कहां होना चाहिए? कोई एमरल्ड सी में होना चाहिए. एमरल्ड इज अ जैमस्टोन कलर्ड ग्रीन. तो वो ऐसा ही बोलती है कोई ग्रीनिश समुद्र हो, ऐसे ग्रीनिश समुद्र में मुझे होना चाहिए. मैं क्या होनी चाहिए? मैं तो मरमेड हूं. मरमेड माने क्या? तो मरमेड माने हम बोल सकते हैं कि जल परी, या मरमेड माने क्या है? जल परी, वो फेरी टेल वाली, राइट, कि जिसका आधा बॉडी फिश का रहता है और आधा बॉडी एक सुंदर सी लड़की का रहता है. तो एब्सोल्युटली इट इज कॉल्ड मरमेड. तो वो तो ऐसा ही सोचती है कि मैं तो मरमेड हूं और ड्रिफ्ट
ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली और विथ जॉयफुल, विथ फुल ऑफ जॉय, मैं तो यहां से वहां, वहां से यहां मूव फ्रीली यानी ड्रिफ्ट करने वाली हूं, या मैं तो कुछ ऐसा करने वाली हूं, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। इस तरह से आप फेरी को इस तरह से टोक नहीं सकते, आप इस तरह से फेरी को बात बात पे इंस्ट्रक्ट या एडवाइज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, एमेंडा को उनकी मम्मी जितना भी इंस्ट्रक्शन देती है, जितना भी टोकती है, एमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप को फेरी टेल से या फेरी से कम समझती ही नहीं, और ये सब कुछ, ये ज्यादा फेरी टेल उसने पढ़ी है, उसी वजह से हो रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मम्मी क्या करती है देखते हैं। हाँ, टोकने का ही काम करेगी ऑब्वियसली। ओके, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? अगेन मम्मी ने देखा। ओके, थोड़ा आधा घंटा बीता होगा और दोबारा मम्मी ने देखा कि एमेंडा कुछ होमवर्क कर रही है आराम से। एमेंडा तो बैठी हुई है, तो उस मम्मी ने पूछा कि तुमने अपना होमवर्क खत्म किया एमेंडा? ओके, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? यस, सबसे बढ़िया वाली बात, सभी की सभी मम्मियां और जितने भी डैड्स है इस चीज के साथ तो रिलेट होंगे ही होंगे। जितने भी बच्चे रहते हैं 15-16 साल की उम्र तक, यानी जितने भी टीनेजर्स होते हैं, वो कभी भी अपना रूम टाइडी नहीं रखते। यहां तो मम्मी एमेंडा से पूछ रही है कि तुमने अपना रूम क्लीन यानी साफ सुथरा रखा है कि नहीं रखा है। यहां आप रूम की बात कर रही हो मैडम। कई सारी लड़कियां, कई क्या सभी लड़कियां, तकरीबन सभी के सभी लड़के, सभी की सभी लड़कियां, हाँ एक्सेप्शनल केस 2-5% छोड़ देते हैं, तो रूम छोड़िए भाई, वो अपना खुद का स्टडी टेबल भी टाइडी नहीं रखते। ओके, अगर कहीं पर भी वो पाउच रख देंगे तो पाउच की जिप ओपन ही रहेंगी। अगर आप उसे टाइडी करने जाओगे, जैसे ही आपने पाउच लिफ्ट किया, पूरा पाउच के अंदर का जितना भी मटेरियल है वो पूरे रूम में घूम जाएगा। अगर कहीं पे पढ़ने बैठ गए हो तो बुक्स वहीं पे पड़ी होंगी, और अपने महाशय या अपनी फेरी या अपनी परी कहीं और घूम रही होगी। ओके, यहां तो एमेंडा की मम्मी ने बहुत बड़ी बात कर दी कि तुमने क्या अपना रूम टाइडी किया? अरे रूम तो छोड़ो भैया, अपना स्टडी टेबल भी छोड़ो भैया, एक ड्रॉअर टाइडी रखे तो भी मॉम डैड खुश हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तो एमेंडा की मम्मी उसे ऐसा पूछ रही है कि तुमने अपना रूम टाइडी किया कि नहीं किया, साफ सुथरा रखा है कि नहीं रखा है, कि वैसा का वैसा ही जंगल में तो नहीं रह रहे हो आप। ओके, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था एमेंडा कि तुम्हें अपने जूते साफ करने हैं, कुछ नहीं किया होगा। अगर बोलेंगे तो वो तो आप तो गुस्सा हो जाओगे, आप तो इरिटेट हो जाओगे। बार बार मत बोला करो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही टोकते रहते होगा कुछ इस तरह से। ज्यादा टोकोगे लड़कों और लड़कियों को तो क्या होगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे। ओके, हम बोलेंगे कुछ, उनके जवाब कुछ अलग ही रहेंगे। यहाँ एमेंडा कोई जवाब तो नहीं दे रही, लेकिन वो अपनी ही थिंकिंग में कहीं पे खोई हुई है। जब उनकी मम्मी ने इतना सारा एमेंडा को बताया, एमेंडा के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी देखने वाली चीज है। आई एम एन ऑर्फन, ओ माई गॉड, ऑर्फन इज अ चाइल्ड हु इज विदाउट पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये 12-13 साल की लड़की कितनी रिबेलियस हो चुकी है। जब उनकी मम्मी उनको इतना टोकती है तो वो तो ऐसा सोचती है कि इससे अच्छा था, इससे अच्छा होता कि मेरे माँ बाप ही नहीं होते, माँ बाप ही नहीं होते माने। ओके, मैं ऑर्फन होती, मैं अनाथ होती तो इससे अच्छा रहता। ओके, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग यानी यहां वहां घूमना, किसी भी पर्पस के बिना यहां वहां घूमना, जिसे हम रोमिंग बोलते हैं। तो रोमिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बैर फीट। ओके, और वो ऐसा ही सोचती है कि मेरे बैर फीट रहते हैं। अगर मैं ऑर्फन रहती तो यहां वहां गलियों में घुमा करती, किसी की रोक टोक नहीं होती, और काफी काफी धीरे से, काफी क्वाइटली, काफी पीसफुली आई विल मेक द पैटर्न्स ऑन द सैंड विथ माई लेग्स। ओके, और मैं अपने लेग्स की मदद से बहुत सारी पैटर्न्स, वो जो भी रेत रहती है, ओके, जो भी धूल मिट्टी रहती है,
उस पे बनाती, और वो भी मुझे कोई उस टाइम पे मुझे कोई नहीं मिल पाता। लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी यहाँ पे हैं, वो मुझे ऐसा कुछ नहीं करने देगी। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ओके, लेकिन मम्मी को तो ये स्लोगन मालूम ही नहीं है कि द साइलेंस इज गोल्डन। कई बार मम्मी को नहीं लगता कि उसे चुप रहना चाहिए, क्योंकि साइलेंट रहना चुप रहने में, चुप रहने को यहाँ कंपेयर किया गया है गोल्ड से, गोल्डन, क्योंकि चुप रहना गोल्डन की तरह है। ओके, द फ्रीडम इज स्वीट, और मम्मी को ऐसा नहीं लगता कि उसे थोड़ी बहुत फ्रीडम मुझे देनी चाहिए। बस जब आपको इन सारी चीजों इस टाइप के विचार जब आने लगे ना, तो आप सोच लीजिए यू आर बिकमिंग रिबेलियन। ओके, तो यहाँ पे एमेंडा को यही कुछ सोच आ रही है और ऐसे ही विचार आ रहे हैं, तो शी हैज बिकम रिबेलियन राइट नाउ। द फ्रीडम इज स्वीट, वो सोचती है कि फ्रीडम बहुत स्वीट है मम्मी, तुम मुझे टोकना छोड़ दो, तो मुझे टोकने से आपको फ्रीडम मिल जाएगी और आपकी बातें सुनने से मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, तो आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगी। बढ़िया सी लाइन है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वैसे बहुत पुरानी सी ये कहावत है। चलिए, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा। ओके, अब एक्ने, जब आप 13, 14 या 15, 16 साल के होते हो, तो एक्ने जिसे हम पिंपल्स बोलते हैं। ओके, तो पिंपल्स तो लड़कियों को कुछ ज्यादा ही होते हैं, लड़कों को भी होते हैं, मैं ना नहीं बोलता। ओके, लेकिन लड़कियों को पिंपल्स कुछ ज्यादा ही होते हैं। लड़कों को होते भी है तो लड़के ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन अगर लड़कियों के फेस पे एक भी पिंपल आ गया तो समझ लो पूरा घर वो सर पे उठाएंगी। वो पूरा घर एक्ने आने के बाद, पिंपल आने के बाद सर पे उठा लेगी, लेकिन वो नहीं सोचेगी कि क्या खाने की वजह से पिंपल या एक्ने मुझे आया है। ओके, तो यहाँ एमेंडा भी कुछ इसी तरह की है कि उसे चॉकलेट खाने से मना किया है, क्योंकि चॉकलेट खाने से उसे एक्ने, पिंपल होता है, लेकिन फिर भी अभी एमेंडा चॉकलेट खा रही है। वो जो खाने की जो ग्रीड होती है छोटे बच्चों में, तो वो जाती नहीं है, तो उसको अभी गई नहीं है वो ग्रिड। तो अब क्या है, एमेंडा चॉकलेट खा रही है, तो उसकी मम्मी चिल्ला के बोलेगी कि भाई तू चॉकलेट मत खा, अगर तू चॉकलेट खाएगी तो तुझे पिंपल्स हो जाएगा, अगर पिंपल्स हो जाएंगे तो तू हम सब पे उल्टा चिल्लाओगी। ओके, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। ओके, अब इतनी सारी बातें उनकी मम्मी उन्हें बोल रही है, लेकिन एमेंडा का कुछ भी ध्यान उनकी मॉम की तरफ है ही नहीं। तो उनकी मम्मी उनको बोलती है कि एमेंडा, इतना कुछ बता रही हूं, मेरी तरफ देखो तो सही, बात सुनती हो कि नहीं सुनती हो, पता तो चले कि नहीं चले। राइट, तो वो बोलती है कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। अब देखो, एमेंडा तो अपने ही विचारों में खोई है, अपनी ही सोच में वो तो उलझी हुई है। तो इस चीज में एमेंडा का क्या सोचना है आप देखिए, चलिए। ओके, आई एम रैपुंजल। अब रैपुंजल क्या है? ओके, तो रैपुंजल इज अ फेरी। एब्सोल्युटली, मैंने बोला कि इस उम्र की लड़कियों ने बहुत सारी फेरी टेल्स पढ़ी हुई होती है, तो वो अपने आप को फेरी से कम समझती ही नहीं है, तो वो सोचती है कि आई एम अ रैपुंजल। रैपुंजल माने क्या? तो रैपुंजल माने एक, शी इज अ जर्मन प्रिंसेस। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, उस फिल्म का नाम था टैंगल्ड। ओके, आप जानते हो ना टैंगल, जिसमें लड़की के बाल बहुत लंबे रहते हैं। ओके, और उस जो लड़की है वो एक टावर में रहती है, एक विच ने उसे अगवा कर लिया होता है, अबडक कर लिया होता है, और वो विच जो रहती है उस टावर में एंट्री कैसे लेती है? तो विच वो उसके जो लंबे बाल है, उसके लंबे बाल को पकड़ के ही विच टावर में एंट्री लेती है। ओके, तो या दैट प्रिंसेस वाज रैपुंजल। आगे जाके अगर आपने टैंगल फिल्म देखी हो या रैपुंजल कभी पढ़ा हो, क्योंकि डिज्नी ने रैपुंजल कार्टून भी बनाया है, तो अगर आपने वो कार्टून या अगर टैंगल नाम की फिल्म अगर देखी हो, तो आप जानते हो कि उसके बाद में प्रिंस भी उसके बालों की मदद से ही टावर में एंट्री लेने लगता है। तो ये पूरी स्टोरी है रैपुंजल के बारे में। तो एब्सोल्युटली वो अपने आप को रैपुंजल अब समझने लगती है। ओके, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर, इन ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल माने क्या? तो ट्रैंक्विल माने काम, सीरीन जिसे हम बोलते हैं वो। ओके, सो या व्हाट शी इज थिंकिंग, आई एम अ रैपुंजल, I have not a care, life in a tower is a tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अब वो बोलती क्या है कि मैं तो रैपुंजल हूँ, काश मुझे भगवान ने रैपुंजल बनाया होता और मुझे उसी टावर में, जिस टावर में
उस विच ने रैपुंजल को रखा था उसी टावर में, काश मुझे रख दिया होता। ओके, तो होता क्या, तो मैं तो आराम से बढ़िया से अपने हिसाब से उस टावर में रहती, बड़ी ही शांति से, बड़ी ही शालीनता से मैं तो अकेले ही वहां पे रहना पसंद करती, और मैं तो कभी भी अपने बाल खिड़की से नीचे नहीं गिराती। अगर गिराती तो मैं जानती हूं कि विच मेरे बाल पकड़ के मेरे रूम में आ जाएगी। तो यहाँ विच वो किसे बोल रही है, आप जान रहे हो। अगर वो अपने आप को एक फैरी बता रही है तो वो विच किसे बता रही है, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद ही जान लोगे वो विच किसे बता रही है। राइट, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। अभी देखो विच का नाम आया और मम्मी ने इंस्ट्रक्शन देना दोबारा शुरू कर दिया। ओके, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। सल्किंग माने क्या? ओके, सल्किंग माने बहुत, अगर आप बच्चों को बोल बोल करोगे ना, ज्यादातर लड़कियों अगर आपने कुछ ज्यादा बोला ना तो वो मुंह सूजा कर बैठ जाएगी। ओके, तो एब्सोल्युटली यहाँ एमेंडा क्या करती है, तो जब उसकी मम्मी ने उसे बहुत टोका तो वो अपसेट हो चुकी है, उसने भी अपना मुंह सूजा कर वो एक कोने में जाके बैठ गई है। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा। अगर इतना कुछ बोल करोगे तो लड़की तो इसी तरह से बिहेव करेगी ना भाई। ओके, तो वो बोलती है, उनकी मम्मी उनसे बोलती है कि तू तो कितना मूडी है, इतना तो कोई मूडी रहता है क्या? आप बोल रहे हो यार, सभी लड़कियां फैरी होती है। ओके, तो अगर ज्यादा टोकोगे तो कुछ ऐसे ही वो बिहेव करेगी। राइट, तो 20 साल तक की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो फैर ही होती है, वो परी ही होती है, और परी को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए। ये मेरी फिलॉसफी है वैसे। ओके, लेकिन मम्मियों की फिलॉसफी कुछ अलग ही रहती है, आप जानते ही हो। ओके, फाइन, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged at you Amanda। ओके, और उनकी मम्मी बोलती है, कितनी जोर जोर से मैं तुम पर चिल्लाती हूँ, आसपास के लोग क्या सोचेंगे कि मैं सिर्फ तुमको स्कोल्ड करती रहूं, तो तुम पर चिल्लाती रहती हूँ, तो यहाँ तो मेरी इंप्रेशन गलत हो रही है एमेंडा तुम्हारी वजह से। अब एमेंडा इसके बारे में कुछ नहीं सोचती। एमेंडा सिर्फ और सिर्फ शांति से वहां पे मुंह सूजा के बैठी है। वो जानती है चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी चुप रहने वाली नहीं है। अंत में एमेंडा का इतना ज्ञान जरूर से हो गया कि मम्मी को अगर पापा चुप नहीं करा सकते तो मैं कैसे चुप कराऊंगी। ओके, चलो, एमेंडा और कुछ नहीं बोलती, अब मुंह सुझा के वो वहां पे बैठ चुकी है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिससे लड़की हो या लड़का, ओके, सभी लोग इस पोयम से काफी हद तक अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर 12-13 या 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं वो कुछ इस तरह से ही होते हैं। और मैंने भी देखा है। ओके, और बीइंग अ पेरेंट आई कैन इवन टेल यू वन थिंग, कि हम लोग भी इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको टोकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इस टाइम पे आपको सही समय पर सही टोक और सही इंस्ट्रक्शन, सही एडवाइस अगर मिल जाए ना, तो यू कैन मेक योर लाइफ क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट इजीली। और इन्हीं सब अच्छी अच्छी चीजें लेके आप आगे जाइए। यही सिर्फ और सिर्फ हमारा एकमात्र पर्पज रहता है। तो इसी वजह से बहुत सारे मॉम और डैड अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, ज्यादातर इसी उम्र में टोकते रहते हैं। अब जब 19-20 साल के हो जाओगे तो मॉम और डैड आपको बिल्कुल टोकना बंद कर देंगे। वो उस टाइम पे आपसे बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे, वो आपको अपना फ्रेंड समझ के ही वो बात करेंगे। लेकिन अभी देर है उन सारी चीजों में। लेकिन इन सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इन सबसे पहले हम पोएटिक डिवाइस यानी लिटरली डिवाइस यानी कि एब्सोल्युटली फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम की डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और। द वेरी फर्स्ट लाइन्स आर, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। तो हियर the literally device is repetition, because the words don't, Amanda are repeated twice here. Again, it is also called as anaphora. Why it is called anaphora? Because two conservative lines start with the same word, and here that word is don't. If the two sentences start with the same word, it's called anaphora. Let's go for more. Stop that slouching and sit up straight. That is alliteration. Why it is alliteration? Because the consonant sound S is repeated 4 times. Again, it is even antithesis. How could this be an antithesis? Because
two opposite actions. The very first one is slouching, and the second is sit up straight are used in the same line. So that's why it is antithesis. Okay, let's go for one more. There is a languid emerald sea. There is a languid emerald sea. It's personification. Why it is personification? Because the inanimate object sea is given the human attribute of being languid. Again, it's a metaphor. How could this be a metaphor? Because the sea is called an emerald. Okay, and there is an indirect comparison between the color of the sea and the precious stone. Let's go for more. It is, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? Again, it's a repetition because here three words are repeated. The very first word is did you, second word is your, and the third word is Amanda. These three words are repeated here twice, so that's why it is repetition. Again, I could say this, it is anaphora because two conservative lines start with the same word. Here that same word is did you. When two lines start with the same word, it is anaphora. So here the two words are did you. That's why it is anaphora. Let's go for more. It is that I thought I told you to clean your shoes. Okay, it is alliteration. Why it is alliteration? Because the consonant sound of T or is repeated thrice. That's why it is anaphora. I can say that. Okay, let's go for the most important one I could say. Okay, that is the silence is golden, the freedom is sweet. Whenever anything from Amanda is gonna ask regarding FOS, definitely this line would be there. It is the silence is golden, the freedom is sweet. It is metaphor. You must remember the silence is golden, the freedom is sweet is metaphor. How could this be a metaphor? Because there is an indirect comparison between silence and gold. Okay, and again there is also an indirect comparison between freedom and anything sweet. So that's why it is an indirect comparison, and if it is an indirect comparison, definitely it's metaphor. Let's go for one more. It is, will you please look at me when I am speaking to you? It's repetition because the word you is repeated twice. Okay, let's go for one more. It is, I am Rapunzel, I have not a care. I am Rapunzel, I have not a care. Okay, absolutely the very first figure of speech came to my mind is metaphor. Why it is metaphor? Because there is an indirect comparison between I is equal to Amanda and Rapunzel. Even you can say this. Okay, it is illusionary. Why it is illusionary? Because Rapunzel is an illusion used over here for Amanda. So it is also called illusion. We have also gone through that line of that mermaid. In that particular line of mermaid, absolutely Amanda thinks herself as mermaid, so it was also an illusion. So whenever a person is referred with a very well-known characters or well-known place, it is called illusion. So here two well-known characters are used for Amanda. The very first one is mermaid and the second one is Rapunzel. So that's why it is also illusion. It's one more there is there. Okay, I am not Rapunzel, I have not a care. So I have not a car represents litotes because litotes means negation, and here the negation has been used to convey the strong positive emotion of being carefree. So that's why it is litotes. And let's go for the last one of this. Anyone would think that I nagged you. It is irony. It is absolutely irony. Why it is irony? So you know that well. So here the speaker believes that, here the mother believes that she does not nag Amanda. However, the condition is completely different because she has been doing the same thing whole day. One more. Yes, one more. This must be the last one. Okay. Stop that sulking at once, Amanda. Stop that sulking at once, Amanda. It's alliteration because the consonant sound of S is repeated thrice in stop, sulking and once. So that's why it's alliteration. So that's okay for today. So here DMs are signing off. Thank you. Bye.